नन्हे आरव के सोते ही परिणीति ने सुकून की सांस ली। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। कहीं आरव के कपड़े थे तो कहीं खिलौना। बड़ी मुश्किल से वह हिम्मत जुटाकर खुद को बिस्तर से उठाने पर आमादा कर पाई। पिछले 3 रातों से उसका ये हाल था। न सुकून से सो पा रही थी, ना आराम कर पा रही थी। एक तो शरीर की तकलीफ़ और ऊपर से आरव के पेट की तकलीफ़ ने उसे जैसे निढाल कर दिया था। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। कहीं आरव के कपड़े थे तो कहीं खिलौना। उसके सुघड़ स्वभाव को ये दृश्य बिल्कुल भी नागवार गुजरा, मगर खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही थी कि वो कमरे को समेट सके। काफ़ी देर तक वो थकी थकी नज़रों से कमरे को देखती रही। फिर हिम्मत करके वो एक एक करके सभी चीज़ें समेटने लगी। शादी से पहले भी वो घर के काम खुद ही करती थी। खासी सुघड़ और थोड़ी फुर्तीली थी। आराम से तो उसने बैठना जैसे सीखा ही नहीं था। हर वक्त घर को चमका कर रखती थी। अभी उसे मुश्किल से ज़मीन पर पड़े कपड़े समेटे और बेड की चादर को तय किया ही था कि दरवाज़ा एक झटके से खुला था। वो बेसाख्ता पीछे पलटी थी। दरवाजे के बीचों बीच शौर्य खड़ा था। अब वो कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म की नरमी, प्रेम नहीं था। चेहरा हमेशा की तरह स्पष्ट था और परिणीति हमेशा से देखती आ रही थी। बेबी सो गया? परिणीति के करीब आते ही उसने गहरी नज़रों से उसका सर से लेकर पाँव तक जायज़ा लिया और पूछा, जैसे देखना चाह रहा हो कि वो साफ़ सुथरे हुलिये में तैयार खड़ी है या उलझे बिखरे हुलिये में। उसकी बर्दाश्त का इम्तहान लेने वाली है। शौर्य एक नफीस और साफ़ सुथरे स्वभाव का मालिक इंसान था। उसके साथ साथ वो सौंदर्य प्रेम भी था। परिणीति को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो सिर्फ चीज़ों के मामले में ही नहीं बल्कि इंसानों के मामले में भी इंतहाई दर्जे का नफासत पसंद और सौंदर्य प्रेमी इंसान था। ज़रा सी भी बेतरतीबी उसके मिजाज पर भारी पड़ती थी। अगर बेबी सो गया है तो इधर बेड पर आओ, वो आरव के झूले की तरफ देखते हुए बेतासुर अंदाज में बोला था। उसकी आंखों में ना तो अपने बच्चे के लिए स्नेह थी और ना ही किसी किस्म का प्रेम, जैसे उसे अपने बच्चे से कोई दिलचस्पी न हो। चंद ही पल लगे थे परिणीति को शौर्य की बात समझने में और फिर भय की पूरी लहर उसके वजूद में आ गई थी। आने वाला वक्त सोचकर उसके शरीर पर जैसे चूंटियाँ रेंगने लगी थी। आम तौर पर ऐसा नहीं होता था कि एक बच्चे के बाद भी अपनी पत्नी अपने पति से यूँ भयभीत हो जाए, उसके निकटता से यूँ भागे, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ तो पत्नियां अपने पति से प्रेम में बुरी तरह गिरफ्तार हो जाती हैं। मगर परिणीति और शौर्य का मामला अलग था। उनकी शादी जिन हालात में हुई थी, परिणीति का तो इस शादी पर खुद को तैयार कर पा रही थी और ना ही वो इस नए बनने वाले रिश्ते को भी कोई खुशी महसूस कर रही थी। ऊपर से जो शौर्य ने शादी की पहली रात उसके साथ व्यवहार किया था, वो परिणीति के दिलो दिमाग में भय को बिठा गया था। वो दर्द और वो तकलीफ़ का एहसास परिणीति के दिमाग पर जैसे छप कर रह गया था। अब एक बार फिर से जब शौर्य ने उसे अपनी पास बुलाया तो उसे वो तकलीफ़ें दृश्य फिर से आंखों के सामने घूमने लगे थे और वो तकलीफ़ जैसे एक बार फिर से महसूस होने लगी थी। उसे यूँ लगने लगा कि शौर्य एक बार फिर से जुनूनी अंदाज में उस पर टूट पड़ेगा, शिद्दत से उस पर अपनी दीवानगी लुटाएगा। लाख ना चाहने के बावजूद भी वो उसका आदेश मानने पर मजबूर थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो शौर्य के गुस्से का निशाना बने। कांपते वजूद के साथ उसने एक नज़र झूले में लेटे अपने बेटे पर डाली और फिर आज्ञा मानते हुए शौर्य ने कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। ऐसे नहीं था कि वो उससे प्रेम नहीं करती थी। उसके दिल में शौर्य के अलावा और कोई भी नहीं था। मगर पहली रात उसने जो व्यवहार किया था, परिणीति ने दिल में जैसे एक गांठ बांध ली थी। वो सपनों की दुनिया में रहने वाली, नर्म और नाजुक भावनाओं की मालिक, वो शादी को भी नाजुक और सुंदर बंधन समझती थी और शौर्य से भी यही अपेक्षा रखती थी कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। परिणीति के पिता ने हमेशा शौर्य को अपनी तीनों बेटियों पर प्राथमिकता दी। उसने भतीजा ही नहीं, अपना बेटा बनाया था और शायद शौर्य इस एहसान का बदला उतारने के लिए परिणीति के साथ शादी पर तैयार हुआ था। मगर पहली रात उसके सारे सपने बुरी तरह से टूट गए थे। जो कुछ शौर्य ने उसके साथ किया था, वो ना तो उसने कभी किताबों में पढ़ा था और ना ही कभी किसी से सुना था कि पहले ही दिन पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करते हैं। इसलिए उसका दिल होले होले कांप रहा था और वजूद भी लरज़ रहा था। शौर्य ने बगैर उसकी हालत को देखे उसके होंठों पर मुस्कान आ गई।
उसने परिणीति को कंधों से पकड़कर नरमी से संबोधित किया था। क्या बात है, इतना डर क्यों रही हो? तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मैं डर नहीं रही हूँ, मैं थक गई हूँ। इस जवाब पर जैसे शौर्य हैरान हुआ था। थक गई हो? मगर क्यों? आखिर तुम करती ही क्या हो? माताजी बता रही थी कि तुम सारा दिन कमरे में बंद करके बैठी रहती हो। मुझे लगता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मेरा अपने पास आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात पर परिणीति बुरी तरह से घबराई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इधर आओ और मेरी गलतफहमी दूर करो। वो गंभीर आवाज़ में खुमार भरे लहजे में बोला तो परिणीति के जैसे जान पर बनाई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो एक लम्हे से पहले इस जगह से गायब हो जाए। शौर्य को भी जैसे उसके विचारों का अंदाज़ा हो गया था। उसने नरमी से परिणीति को पकड़कर अपने पास खींच लिया, फिर उसकी गर्दन पर नरमी से हाथ रखते हुए उसके होंठों को चूमने लगा। परिणीति बुरी तरह से तड़पने लगी। वो बुरी तरह से सिसक रही थी। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। उसकी रोनी आवाज़ सुनकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए, मगर उसने परिणीति की बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पहल को मज़ीद बढ़ा दिया। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, भगवान के लिए। अब की बार शौर्य को उस पर बुरी तरह से गुस्सा आया। उसका मूड बुरी तरह से ख़राब हो गया था। एक झटके से उसने परिणीति को खुद से अलग किया। समस्या क्या है तुम्हारे साथ? मेरा करीब आना तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? वो उस पर लगभग चीखते हुए बोला था। आप मेरा विश्वास करें, मुझे सच में दर्द हो रहा है और कोई बात नहीं है। वो लगभग रोते हुए, खस्ता हालत में बोलते हुए शौर्य को और भी ज़्यादा गुस्सा करने पर मजबूर कर गई थी। मेरे सामने ये ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे मैंने शादी कर ली है तो तुम पर मेरा एहसान होना चाहिए। अरे तुम तो अपनी किस्मत पर गर्व होना चाहिए कि मेरे जैसा शानदार इंसान तुम्हें मिल गया। तुम हो क्या? ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। सिर्फ़ और सिर्फ चाचा जी के एहसानों का बदला उतारने के लिए तुमसे मैंने शादी की, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, मगर तुम तो मेरी ज़िंदगी का पाप बन गई हो। वो अपने अंदर का जहर उगलता जा रहा था और परिणीति आंखों में अत्यधिक पीड़ा लिए उसकी तरफ देखे जा रही थी। सिर्फ आरव की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त करने पर मजबूर हूँ। घर आने के बाद से एक पल भी उसने आरव की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था। न उसके साथ प्रेम से बात की थी, न उसके बारे में कोई सवाल किया, न ही किसी किस्म की चिंता व्यक्त की। मगर फिर भी पिता होने का भाव ही ऐसा था जो उसने परिणीति के साथ बनने पर मजबूर कर गया था। परिणीति बिल्कुल शांत मूर्ति बनी शौर्य की तरफ देख रही थी। उसमें तो जैसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। मुझे सच सच बताओ, तुम किसी और को पसंद करती थी और चाचा जी ने ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे साथ बांध दिया था। अगर तुम्हें कोई इतना ही पसंद था तो तुम चाचा जी से इनकार कर देती या मुझे बता देती, मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर देता। कम से कम तुम मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ना करती। उसकी इस हद तक की शंका पर परिणीति तड़प गई। कोई उसके चरित्र के बारे में गलत बात करे, ये तो वो मरकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भगवान के लिए चुप हो जाए। आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में कोई और नहीं है, मैं सिर्फ आपको ही चाहती हूँ। आपके अलावा मैं कभी किसी का सोच तक नहीं सकती। अगर ऐसा है तो फिर समस्या क्या है? क्यों तो मेरे करीब आने से इतना घबराती हो? अरे पत्नियां तो पति के पास आने के बहाने ढूंढती हैं, पति की निकटता में मचल मचल जाती हैं। तुम्हें इस बात का एहसास है कि मैं पूरे 6 महीने के बाद घर आया हूँ। पति का स्वागत कैसे किया जाता है, उसे कैसे खुश किया जाता है। अगर मुझे चाहती हो तो तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं चाहता हूँ। मेरी ज़रूरतें पूरी करनी होंगी, मेरी इच्छाओं का ख्याल रखना होगा। मगर तुम तो खुद से भी लापरवाह लग रही हो। अपने कपड़े देखो, तुमसे दुर्गंध आ रही है। कितने दिन से तुमने कपड़े नहीं बदले और इस कमरे को देखो, तुमने क्या बना दिया है। हर तरफ से डायपर की दुर्गंध आ रही है। क्या तुम इस कमरे को साफ़ नहीं कर सकती? शौर्य, क्या हो गया है आपको? अब मुझसे इतना बदगुमान क्यों हो रहे हैं? अभी हमारा बच्चा पैदा हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हो गए हैं, 3 दिन नहीं जो तुम अभी तक खुद को संभाल ही नहीं पा रही। अरे कितनी लड़कियों को देखा है मैंने, कुछ महीनों के बाद ही वो अपने आप को संभाल लेती हैं। मेरी कई कॉलीग्स ऐसी हैं जो 2 महीने के बाद ड्यूटी पर आती हैं तो ख़ुद को उन्होंने पूरी तरह से संभाल लिया होता है। क्या वो जॉब के साथ साथ घर मैनेज नहीं करती? क्या वो बच्चे नहीं संभालती? तुम क्या दुनिया की अनोखी औरत हो। शौर्य उससे इतना घृणा करेगा, इस बात का परिणीति को अंदाज़ा नहीं था। उसकी आंखों से छम छम आंसू बहने लगे।
उसके हसीन मासूम चेहरे पर आंसू बहते हुए किसी शबनम का नज़ारा पेश कर रहे थे। एक पल को जैसे शौर्य महबूब सा होकर उसे देखने लगा था, मगर फिर वो अपना सर झटक कर रह गया। परिणीति को वो लाख निकम्मी सुस्त कामचोर कहता, मगर एक बात ऐसी थी जिस पर वो खामियां नहीं निकाल सकता था, और वो था परिणीति का बेतहाशा सौंदर्य। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जो बड़े बड़ों को घायल कर दिया करती। उसका संतुलित सरापा, कद काठी, घने लंबे बाल, गोरा बेदाग चेहरा देखकर शौर्य अपना दिल एक पल को जैसे थाम कर रह जाता, मगर फिर उसका असली गुस्सा और जज्बात अंदाज आगे आ जाता। इस बात पे परिणीति एक आंचल से दुपट्टा डालकर ख़ुद को पोंछने में मसरूफ़ थी। सर से लेकर पाँव तक उसका जायज़ा लेते हुए एक बार फिर से शौर्य के दिल की हालत बदलने लगी। जो भी था वो उसकी पत्नी थी, और बेतहाशा खूबसूरत भी। एक तो तन्हाई, और ऊपर से कितने महीने के बाद वो घर वापस आया था। वो क्यों ना इस तन्हाई का फ़ायदा उठाता। पास आकर उसने उसकी ठोड़ी को एक बार फिर से प्यार से छुआ था। आंखों में खुमार भरा भाव लिए वो उसके चेहरे पर झुका था, और एक बार फिर से वो चंद कदम पीछे हटी। उसके चेहरे पर भय था, आंखों में दहशत नाच रही थी। शौर्य का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे जान से मार दे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम मेरे बजाय किसी और से शादी करना चाहती थी। तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई और व्यक्ति बसता है, तभी तो तुम मुझे अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जैसे पुरुष जिसे देखकर लड़कियां आहें भरती हैं, मेरे जैसा पति पाने के लिए वो भोर में प्रार्थनाएं मांगती हैं। तुम्हारे जैसी लड़की को मैं मुफ्त में मिल गया हूँ, और तुम्हें मेरी कदर नहीं। मेरे करीब आने पर तुम ऐसे भड़क उठती हो जैसे मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने वाला हूँ। न जाने किस संकट में फंस गया हूँ मैं। तुम्हारी जैसी लड़की से मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अपना गुस्सा निकालते हुए वो लंबे लंबे कदम भरता हुआ कमरे से निकल गया। परिणीति बेड पर आकर बैठ गई। हिचकियों से रोते हुए वो अपने पिताजी को याद कर रही थी। पापा, आपने कहा था कि ये व्यक्ति मेरे लिए दुनिया में वाहिद सहारा है, जो मेरे लिए मजबूत स्तंभ जैसा होगा, जो मेरा ख्याल रखेगा, जिसे मेरी परवाह होगी। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है प्रेम करने वाला और ख्याल रखने वाला पति, जिसे मेरे जज्बातों की ज़रा सी भी परवाह नहीं। अभी वो अपने इस गम से संभल नहीं पाई थी कि आरफ के रोने की आवाज़ पर वो जैसे हड़बड़ा कर उठी। जल्दी से उसे उठाकर अपने सीने से भींच लिया। दूसरी तरफ शौर्य गुस्से से कमरे से निकलकर बागीचे में आकर बैठ गया था। उसका चेहरा उसके अंदर के भावों की आकृति पेश कर रहा था। पता नहीं मुझे घर वालों ने कहाँ फंसा दिया, क्योंकि मैंने इस मूर्ख लड़की से शादी। आखिर मुझे लड़कियों की कमी थी क्या? कितनी देर तक वो अकेले ही गुस्से में आग बगोला होता रहा था। शर्मा जी जो अपनी खिड़की से कब से उसे यूँ गुस्से में तनाव की स्थिति में देख रहे थे, अब उनसे रहा नहीं गया। उसके पास आकर बैठ गए। कितनी देर तो शौर्य को उनके आने का एहसास तक नहीं हुआ। फिर जब उन पर नज़र पड़ी तो वो चौंका और ज़बरदस्ती की मुस्कान अपने होठों पर सजाई। आप कब आए पिताजी? जब तुम हवाओं से लड़ने में मसरूफ़ थे। उनकी बात सुनकर वो अजीब सा हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बेटा आपको गुस्सा किस बात पर है? आज इतने समय के बाद आप वापस आए हैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अच्छा समय बिताने के बजाय आप यूँ बागीचे में बैठे गुस्सा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वो फुर्सत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोले थे। शौर्य भी खुद से लड़ते लड़ते तंग आ गया था। उसे इस वक्त किसी ऐसे श्रोता की ज़रूरत थी जिसके सामने वो अपना दिल खोल के रख सके। पिताजी, मैंने यही सोचा था कि घर जाऊंगा तो अच्छा खुशनुमा समय बिताऊंगा, मगर मेरी पत्नी, मुझे समझ नहीं आता कि अपने क्या सोचकर मेरी शादी इस लड़की के साथ की थी। ना उसे खुश रखना आता है और ना ही वो किसी बात का ढंग से जवाब दे सकती है। मैं तंग आ गया हूँ इस लड़की से। अब मेरे लिए और ज़्यादा उसके साथ रहना कठिन है। वो कड़वे अंदाज में बोला था। शर्मा जी गहरी सांस लेकर रह गए। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि शौर्य क्या कहना चाहता है, और वो परिणीति की हालत को भी समझ रहे थे। देखो बेटे, वो लड़की अभी नई नई माँ बनी है। तुम जानते हो कि ऐसी स्थिति में स्त्रियों के शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। उनके स्वभाव में, शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और भी बहुत सारे संकट होते हैं। ऐसी स्थिति में तो तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसके मूड को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि तुम इस तरह गुस्से में उसे छोड़कर बागीचे में आकर बैठ जाओ। ये बहुत गलत बात है बेटा, और वैसे भी हमारी बेटी बहुत समझदार, बहुत सुघड़ है।
मैं जानता हूँ वो कितनी अच्छी बच्ची है। भाभी जी के बाद उसने पूरे घर को कैसे संभाला, इस बात का मैं गवाह हूँ। पिताजी, वो चाहे जैसी भी है, सबको खुश भी कर ले, मगर वो मेरी पसंद की लड़की नहीं बन सकती। मैं जानता हूँ कि आप उसकी ही साइड लेंगे। हालांकि मैं आपका बेटा हूँ, मगर मेरे बजाय आपको वही सही नज़र आती है। उसके रूठने वाले अंदाज़ पर वो फीके से अंदाज में मुस्कुराए थे। बेटा, तुम जानते तुम आज इस पद पर पहुँचे हो तो इसके पीछे किसका हाथ है। ये बात वो भी अच्छे से जानता था। उस पर एक सन्नाटा छा गया था, जहाँ पर वो आकर बेबस हो जाता था। चाचा जी के उस पर इतने आसान थे कि वो गिन भी नहीं सकता था। अगर मेरा भाई चाहता तो वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना सारा धन तुम पर खर्च किया। जानते हो क्यों? ताकि तुम्हें वो किसी काबिल बना सके, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। मैं तो कभी भी तुम्हें इस पद पर नहीं पहुंचा सकता था। न मेरी इतनी सामर्थ्य थी और न ही मेरी इतनी गुंजाइश। मैं तो तुम्हें चंद कक्षाएं बमुश्किल ही पढ़ा पाता, मगर एहसान मानो मेरे उस भाई का जिसने तुम्हारी ज़िंदगी संवार दी। 4 लोगों में खड़े हो तो सर ऊंचा करके खड़े हो जाते हो, किसी के सामने सर नहीं झुकाते हो। उनका अंदाज़ समझाने वाला था, मगर परशौर्य को उनका अंदाज़ व्याख्यात्मक लगा। ठीक है पिताजी, आपकी बात मान लेता हूँ, मगर आप भी उसे अच्छे से समझा दें। मैं एक सीमा तक ही बर्दाश्त करूँगा। जब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनूँगा। उसे अच्छे से समझा दें कि वो अपने कर्तव्य और अधिकारों को अच्छे से समझे और उन्हें पूरा करे। मेरा तो अपने कमरे में ही जाने को अब दिल नहीं चाहता। जब भी कमरे में जाता हूँ तो अजीब किस्म की दुर्गंध मेरा स्वागत करती है। वो ना खुद को साफ़ सुथरा रखती है ना कमरे को। अगर इसे मैं अपने कमरे से निकाल दिए तो फिर आप लोग शिकायत करेंगे। इससे बेहतर है कि आप लोग इसे अच्छे से समझा दें। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा और वो तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं देगी। शर्मा जी ने बमुश्किल ही उसे ठंडा किया। फिर वो उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगे और वो भी उनके साथ बातों में बहल गया। नींद आने पर वो उठकर अपने कमरे में चले गए थे, मगर उसका अभी अपने कमरे में जाने का कोई इरादा नहीं था। वहीं पर बैठे बैठे वो मोबाइल चलाता रहा और फिर जब थक गया तो उठकर बेजारी से अपने कमरे में आया था। वो सोच रहा था कि परिणीति बेखबर सो रही होगी, मगर अपने बेटे को सीने के साथ लगाए वो खुली आंखों से शौर्य की तरफ देखने लगी। एक पल को शौर्य झिझक सा गया। उसे परिणीति की इस तकलीफ़ पर एक पल को पर आश्चर्यताप का एहसास हुआ था कि बजाय उसे समझने के वो उस पर इतना गुस्सा करके चला गया, मगर फिर अगले ही पल उसकी ज़िद प्रकृति रूप से हावी हो गई। उसने नज़रअंदाज करके वो अपने बिस्तर पर उसकी तरफ करवट बदल कर लेट गया। उसे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, मगर आरफ का रोना उसे परेशान कर रहा था। मगर ये भी धन्य था कि जल्द ही आरफ सो गया। शौर्य का दिमाग भी विचारों की दुनिया में डूबने लगा था जब उसे अपनी पीठ पर नरम गरम सा एहसास हुआ था। एक पल में ही उसकी सारी संवेदनाएं जैसे जाग सी गई थी, मगर परिणीति को नज़रअंदाज करके वो उसी तरह उसकी तरफ करवट बदल कर सोने की एक्टिंग करता रहा। मैं जानती हूँ आप जाग रहे हैं। परिणीति की भीगी भीगी आवाज़ सुनकर एक बार फिर से उसे गुस्सा आया। इस बार जब पलट कर उसे देखा तो नम आंखें देखकर एक पल को उसके दिल को कुछ हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? अब क्यों रो रही हो? मगर स्वभाव को कठोर बनाकर उसने सवाल पूछा था। आप नाराज़ हैं ना? नहीं, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी इस वक्त तो मैंने अपना अधिकार भी छोड़ दिया है। फिर भी तुम्हारा रोना ख़त्म नहीं हो रहा। अजीब लड़की हो, आखिर चाहती क्या हो? उसके लहजे में बेजारी ही बेजारी थी। परिणीति बमुश्किल अपने आप को रोक कर बोलने के काबिल हुई थी। आखिर कब तक आप अपना अधिकार छोड़ेंगे? आज नहीं तो कल आप मुझसे दोबारा इसके लिए मांग करेंगे और फिर ये सब होगा। शौर्य गहरी सांस लेकर रह गया। इन सब बातों का क्या फ़ायदा है? मुझे ये बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? वो रो रो कर बेहाल हो पड़ी थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे इस बात पर खफा हैं कि मैं आपकी तरह साफ़ सुथरी नहीं रहती, मगर क्या करूँ, मैं खुद अपनी इस हालत से परेशान हूँ। आरफ सारी रात रोता रहता है। उसे बहलाते हुए मैं बुरी तरह थक जाती हूँ और फिर सुबह उठकर घर की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। वास्तव में मैं बिल्कुल गंवार बन गई हूँ। शादी से पहले मैं भी आपकी तरह नफीस अंदाज में रहती थी। रोज़ कपड़े बदलती, रोज़ नहाती थी, मगर अब तो मुझे पूरा पूरा दिन मुँह धोने का भी समय नहीं मिलता। मुझे पता है कि आपको गंदी लड़कियों से कितनी चिढ़ होती है,
मगर आप खुद बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है। रोते रोते उसका आंचल सरक कर गोद में आ गिरा था। एक बार फिर से शौर्य को अपने भावों पर काबू पाना कठिन महसूस होने लगा। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि शौर्य उससे नज़र हटाने में असमर्थ हो जाता। तुम खुद अपनी तरफ आकर्षित करती हो और फिर जब मैं तुम्हारी तरफ झुकता हूँ तो तुम रोती हो, मुंह बनाती हो और मुझसे दूर भागती हो। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मैं 6 महीने के बाद घर वापस आया हूँ। पत्नी हो तुम मेरी। मैं तुमसे अगर अपने भावों का व्यक्त नहीं करूँगा, अगर तुमसे अपनी अधिकार नहीं मांग करूँगा, तो फिर किससे करूँगा। इतना बोलकर उसने अगले ही पल उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसकी गिरफ्त में आकर परिणीति बुरी तरह तड़पी थी। छोड़ दे मुझे, क्या कर रहे हैं आप? फिर से वही बातें कर रही हो, फिर से मुझे गुस्सा दिला रही हो। उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला तो वो बुरी तरह से थक कर शांत हो गई थी और फिर उसकी एक भी नहीं चली। शौर्य उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था। उसकी निकटता में बहते हुए शौर्य को एहसास हुआ कि वो तो दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी। उसमें एक अजीब तरह का नशा था, एक अजीब तरह का सुकून। ऐसा नहीं था कि स्त्री जाति उसके लिए कोई नई चीज़ थी। कितनी ही लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आई, मगर उसे किसी की निकटता में ये सुकून प्राप्त नहीं हुआ था जो परिणीति के पास था। शायद ये विवाह के पवित्र बंधन की शक्ति ही थी जितना शौर्य को उससे बांध दिया गया था। उसके चेहरे पर नरमी फैलने लगी थी, आंखों में प्रेम भी नज़र आने लगा था। फिर जब दृश्य समाप्त हुआ तो अचानक उसके चेहरे के भाव पत्थर जैसे हो गए और वो फिर से परिणीति से यूं अनजान हो गया जैसे उसे जानता तक न हो। परिणीति ने रोते हुए अपने आप को समेटा था। फिर जब शौर्य शॉवर लेकर बाहर आया तो उसे बाकायदा फूट फूट कर रोते हुए देखा था। शौर्य का दिमाग जैसे झंझला गया। आखिर तुम्हारे साथ समस्या क्या है? तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी थी। चादर लाल रंग की हो चुकी थी। शौर्य के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। क्या ये? वो बेड की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं कि आपने मेरे साथ क्या किया? मेरी तकलीफ़ का, मेरे दुख का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मैं किस पीड़ा से गुजरी हूँ? वो रोते हुए बोली तो शौर्य पहली बार उसके आंसुओं पर नरम पड़ा। उसके आंसू से नज़रें चुराने पर मजबूर कर रहे थे। मुझे बताओ ये क्या है? उसने सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बेड की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या समस्या है। ये इन्फेक्शन है या कोई बीमारी, मगर मुझे हर बार इसी तरह ही तकलीफ़ का एहसास होता है, मगर आप इस तकलीफ़ को समझते भी नहीं। वो रोते हुए जैसे निढाल सी लग रही थी। रंग भी पीला पड़ गया था। एक ही क्षण में शौर्य के दिल की हालत बदलने लगी थी। उसे बचपन का वही पल याद आया जब वो 5 साल का था और परिणीति 12 साल की थी। तब नज़ीर चाचा उसके लिए साइकिल लेकर आए थे। कितनी प्यारी साइकिल है ये मेरे लिए। परिणीति जल्दी से साइकिल के पास आई तो नज़ीर चाचा ने उसे बुरी तरह डांटा था। परिणीति, तुम लड़की हो और ये चीज़ लड़कियों के खेलने की नहीं है। ये तो मैं अपने बेटे के लिए लाया हूँ, अपने शौर्य के लिए। शौर्य के चेहरे को प्यार से चूमते हुए बोले तो परिणीति ज़िद करने लगी, पिताजी ये साइकिल मुझे चाहिए। मेरी उम्र के सभी बच्चों के पास है साइकिलें, मगर मेरे पास नहीं है। हट जा पीछे, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, ये लड़कों के खेलने की चीज़ है और लड़के ही साइकिल चलाते हैं। इधर आओ शौर्य बेटा, इस साइकिल पर बैठो। बताओ तो तुम्हें कैसा लगा है ये उपहार? बहुत सुंदर है चाचा जी। शौर्य ने एक नज़र परिणीति के रोते चेहरे पर डाली थी और फिर वो साइकिल पर बैठकर उसे पूरे बगीचे में चलाने लगा था। जब भी शौर्य साइकिल चलाता हुआ परिणीति के सामने आता तो वो हमेशा उसे ईर्ष्या से देखती थी और इसकी आंखों में साइकिल के लिए ऐसी लालच देखकर न जाने क्यों हर बार शौर्य को खुशी का एहसास होता था। उसके श्रेष्ठता के भाव को बल मिलता था कि वो पुरुष है और इन लड़कियों से वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब इस रोती बिलपती परिणीति को देखकर उसे वही पल फिर से याद आ गया था। अब उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि परिणीति हर वक्त इतनी डरी सहमी क्यों रहती है। वो जो समझता था वो उसे पसंद नहीं करती, शायद किसी और को दिल में बैठाए हुए है। अब उसकी सारी गलतफहमी दिल से निकल गई थी। बेड की चादर पर नज़र पड़ी तो उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ और दिल में परिणीति के लिए दया भी। ये चादर इस बात की गवाह थी कि परिणीति ने कितनी तकलीफ़ और पीड़ा सही है। न चाहते हुए भी उसका लहजा नरम हो गया था। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। उनके सामने तुम्हारी सारी समस्या बताऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। नरमी से उसे तसल्ली देते हुए बोला तो परिणीति ने अत्यधिक आश्चर्य से शौर्य को देखा था।
उसे आशा नहीं थी कि वो उसके साथ इतनी नरमी और प्रेम से पेश आएगा। शौर्य की इतनी नरमी पर उसके होंठों पर संतोष की मुस्कान बिखर के आ गई थी। उसने जल्दी से चादर को समेटा था। अगले दिन शौर्य उसे अपने साथ क्लिनिक में लेकर आ गया था। मैं हमेशा इस डॉक्टर के पास जाती हूँ, उन्हें मेरी स्थिति का अच्छे से अंदाज़ा है। आप मुझे डॉक्टर सद्रा के पास लेकर चलें। परिणीति ने घर के पास बने एक क्लिनिक की तरफ इशारा किया तो शौर्य उस क्लिनिक में ही लेकर आ गया। इस क्लिनिक की विशेषता थी कि यहाँ के डॉक्टर बहुत योग्य और पढ़े लिखे थे, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे डॉक्टर सद्रा के पास लेकर आ गया। मगर वो नहीं जानता था कि आज उस पर कैसे कैसे खुलासे होने वाले हैं। शौर्य, वो जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों की गर्दनें झुक जाती थीं, ज़ुबान तालू से लग जाती थी, उसे देखकर डॉक्टर के चेहरे पर जो व्यंग्यात्मक मुस्कान और आंखों में जो गुस्सा नज़र आया था, उसने शौर्य को आश्चर्य से पुतला बना दिया था। तो आप हैं मिस्टर शौर्य, इस बेबस लड़की के पति। आते ही इस तरह की बात पर वो अचंभे से उसे देखने लगा था। आप होश में तो हैं डॉक्टर? जानती हैं क्या बात कर रही हैं? उसने परिणीति की तरफ देखा। वो भी घबराहट की स्थिति में डॉक्टर की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। शौर्य ने गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखा। पता नहीं इस मूर्ख लड़की ने डॉक्टर को उसके बारे में क्या बताया हुआ है। डॉक्टर साहब, आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ? जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको। मैं फिर भी आपसे डरती नहीं हूँ। कम से कम सच बात कहते हुए तो मुझे किसी किस्म का कोई भय नहीं है। कैसा सच? आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही। आपको समझ आएगी भी कैसे? आप जैसे लोग जो बाहर से दूसरों के साथ बहुत निष्ठावान नज़र आते हैं, जो इस देश और समाज की सेवा करने की बातें करते हैं, मगर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार ऐसा होगा, इस बात का मुझे अंदाज़ा आपसे मिलकर ही हुआ है। मेरी बात सुनिए डॉक्टर, प्लीज़ आप उन्हें कुछ मत कहें। परिणीति ने बोलना चाहा तो डॉक्टर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। आप चुप रहें परिणीति, आपके चुप रहने ने ही आज ये दिन देखा है। अरे, पशु भी घर में पाला जाए तो उसे प्रेम हो जाता है, मगर आपकी ये पत्नी, ये बेज़बान प्राणी, एक सीधी सादी मासूम लड़की, आखिर इसका क्या अपराध है जो आप लोगों ने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया? डॉक्टर की बातें सुनकर शौर्य ने एक विशेष करीना भरी नज़रों से परिणीति को देखा था और वो बेसाख्ता अपनी नज़रें चुरा गई, मगर डॉक्टर भी शांत होने वाली नहीं थी। वो जैसे कब की गुस्से में भरी हुई थी और आज ही उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिला था। आप जानते हैं इसमें आयरन की कितनी कमी है? गर्भावस्था के दौरान ये बेचारी अकेले मेरे पास आती रही। डिलीवरी तक ये तन्हाई की सताई हुई थी, कोई इसके साथ आने वाला नहीं था। यहाँ तक कि डिलीवरी के दौरान भी ये अकेले ही मेरे पास आई और फिर मेरे ही कहने पर इन्होंने अपनी सास को हॉस्पिटल आने पर मजबूर किया और वो इस मूड में हॉस्पिटल आई जैसे वो अपनी बहू पर और इस पूरे हॉस्पिटल पर एहसान कर रही हूँ। आपकी पत्नी की स्थिति बहुत ख़राब थी। अत्यधिक ख़राब स्थिति में होने के बावजूद भी आपकी माँ को इन पर दया नहीं आई। मैंने अपने करियर में पहली बार देखा है कि किसी मरीज़ के अटेंडेंस उससे इस हद तक बेजार हो। जब आपकी माँ से मैंने पूछा कि आपको पोते और बहू में से क्या चाहिए, तब जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? वो एक पल को सांस लेने को रुकी। शौर्य ने नफ़ी में सर हिलाया और परिणीति की स्थिति ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे अंदाज़ा था कि शौर्य इसके साथ क्या व्यवहार करेगा, कितने गुस्से से पेश आएगा और सास, वो क्या व्यवहार करेंगी। परिणीति दमबखूद सी बैठी रही। आप इतने पढ़े लिखे घर के हैं, मगर आपके घर की महिलाएं जैसे मौलिक बातों से भी अनजान हैं। आप जानते हैं कि ये फॉर्म हम अपने आने वाले सभी पेशेंट्स के अटेंडेंस के सामने रखते हैं और ये हॉस्पिटल के नियमों के अनुसार है। अटेंडेंट से ये सवाल पूछा जाता है कि बच्चे और बहू में से आप किसे बचाना चाहते हैं, मगर शुद्रातम से शुद्रातम मनुष्य भी इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करता जो आपकी माँ ने अपनी बहू के लिए किए थे। आखिर उन्हें आपकी पत्नी से इतनी घृणा क्यों है? इस बेचारी ने क्या किया है? शौर्य के लिए इससे ज़्यादा सुनना बहुत कठिन था। वो सब्र के कड़वे दौर से गुज़र रहा था, ये वो जानता था। मैं आपकी मज़ीद कोई बात नहीं सुनना चाहता। जब तक मैं अपनी माँ से इस बारे में बात ना कर लूँ, उनसे स्पष्ट ना कर लूँ, तब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा।
परिणीति का हाथ पकड़कर वो गुस्से से बाहर निकला था। गाड़ी में बैठते हुए भी परिणीति बार बार उसकी तरफ देख रही थी। शौर्य गुस्से से ड्राइविंग किए जा रहा था। परिणीति ने कितनी बार घूंट निकलकर उसे संबोधित करने की कोशिश की, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। तमाशा देखने को मिलेगा घर जाते ही शौर्य सीधा अपनी माँ के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे के भाव में ऐसे कुछ था कि जिसे देखकर वो चौंक गई। पहली बार अपनी पत्नी को बाहर लेकर गया था और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शौर्य अपना बच्चा उनके पास छोड़कर गया तो वो कितनी देर तक उसे देखती रह गई। बेटा, मैं इतने छोटे से बच्चे को कैसे संभालूंगी? अगर परिणीति का बाहर जाना इतना ही ज़रूरी है तो यारव को साथ लेकर जाए। माँ, थोड़ी देर की तो बात है, अभी डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। क्यों, क्या हो गया परिणीति को जो तुम डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो? शौर्य भी उनके रूखेपन से बोलने पर रूखे लहजे में ही बोला था। पता नहीं, आप ये वहीं पर जाकर ही पता चलेगा। क्लिनिक से वापसी पर शौर्य का व्यवहार इतना ख़राब हो गया, ये तो वो वहमो गुमान में भी नहीं था। क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? माँ, मुझे ये बताएं कि परिणीति की डिलीवरी कहाँ हुई है? क्या मतलब कहाँ हुई है? वो कदरे घबरा कर बोली। हॉस्पिटल में हुई है। और कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में? एक बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है माँ। मैं अभी उसी हॉस्पिटल से होकर आया हूँ जहाँ पर इसकी डिलीवरी हुई है, और उस डॉक्टर ने जानती हैं कैसी कैसी बातें बताई हैं मुझे। मैंने तो आपको पूरे 5 लाख रुपए दिए थे इसके ऑपरेशन के इलाज के लिए, और आपने तो कहा था कि ये महंगी है, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा कहीं और जाती नहीं। मगर ये सरकारी हॉस्पिटल में क्या करने के लिए गई थी और इस कदर खस्ता हाल में वहाँ पर क्यों जाती रही? आप कहाँ थी तब? शौर्य की माँ को जवाब देना कठिन लग रहा था। उन्होंने खासी जलन भरी नज़रों से परिणीति को देखा तो वो भय से कांपने लगी थी। उनके चेहरे पर क्या कुछ नहीं था, गरीना, आशंका और परिणीति के लिए अत्यधिक अपेक्षा। शौर्य पूरी तरह उनके चेहरे के भाव देख रहा था। परिणीति भय से कांपने लगी थी। वो वहाँ से जाने लगी तो शौर्य ने हाथ पकड़कर उसे रोका था। यहीं रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? अब तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, खामोशी से यहीं पर खड़ी रहो। वो तो पहले ही भय से पीली पड़ चुकी थी, अब माँ बेटे को यूँ लड़ता हुआ देखकर तो रही सही जान भी निकल गई थी। बेटा, ये तो तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ भड़का रही है। बेटे को माँ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे, आज तक तुमने मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी, मेरे सामने कभी आंख तक उठाकर नहीं देखा, और आज तुम इस लड़की के लिए मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। तुम इस पर विश्वास कर रहे हो? अगर अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं है तो अभी और इसी वक्त इसे इसके मायके छोड़ाओ। अगर ये लड़की इस घर में रह रही है तो मेरे बेटे को मुझसे ही बदगुमान कर देगी, हमारे घर में आग लगा देगी। मैं इस लड़की को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ प्लीज़, इसने मुझे आपके ख़िलाफ़ नहीं भड़काया, बल्कि इसने तो मेरी आंखें खोली हैं, सच मेरे सामने ला कर रखा है। अगर आज मुझे ये सब डॉक्टर ना बताती तो मैं यही समझता रहता कि जो कुछ आपने कहा है वो सच है। मैं हमेशा इसे एक बेहिस स्वार्थी लड़की समझता रहा। आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत मजबूर और बहुत मासूम लड़की है। परिणीति ने आश्चर्य से अपने पहलू में खड़े हुए अपने पति को देखा, जो कैसे इसकी तरफदारी कर रहा था। कल तक जो उससे बेजार था, जो उससे गरीना का इजहार कर रहा था, और आज वो उसके सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा था। जितना वो इसे खुद से बेपरवाह समझती थी वो उतना ही बेपरवाह नहीं था। दूर रहने के बावजूद भी उसने अपनी समझ में परिणीति का ख्याल तो रखा था। वो इतना बुरा भी नहीं था जितना मैं समझती थी। परिणीति ने शांत होकर ये सोचा, फिर अपनी सास से कहने लगी, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। अगर अभी गई तो वहाँ परेशान हो जाएंगे सब। जब मेरे जाने का समय था आपने मना किया, मुझे नहीं जाने दिया। आपने कहा कि मैं यहीं पर रहूं, मैं घर का काम करूं। अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान मैं काम करूंगी तो मेरे लिए डिलीवरी में आसानी हो जाएगी, और फिर मेरे लिए अगले बच्चे के वक्त भी कम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे तब तक इन मुश्किलों की आदत पड़ जाएगी। शौर्य के लिए परिणीति की बात किसी सनसनी से कम नहीं थी। माँ, क्या आपने इस स्थिति में इससे काम भी करवाया है? अरे बेटा, तुम तो अभी से पत्नी की बातों में आ गए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस तरह हाथ से निकल जाओगे, तो मैंने इसके लिए इतना बड़ा घर बनाया था कि अपनी पत्नी के कहते ही आंखें माथे पर रख लो और अपने माँ बाप को ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दो।
तुमसे ये आशा नहीं थी बेटा। शौर्य की माँ अब बनावटी आंसू बहाने लगी थी। उन पर अब माँ के आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं होने वाला था, क्योंकि वो अब असलियत जान चुका था। उसके होठों पर कड़वी मुस्कान बखेर गई थी। जब वो 8वीं कक्षा का छात्र था, उसके पिताजी का कोई विशेष काम नहीं था। घर में कमाई ना के बराबर थी, जबकि उसकी माँ को नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था। अक्सर वो इस बात पर चिढ़ जाते थे कि जब आप अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते तो क्या ज़रूरत है फिर इसे स्कूल भेजने की। आप इसे किसी काम पर क्यों नहीं बिठा देते। तब वो खामोशी से अपनी पत्नी को देखते रह जाते। और फिर एक दिन तो शौर्य की माँ इसे अपने भाई की वर्कशॉप पर भी छोड़ने के लिए गई थी। कुछ भी करो भाई, इसे किसी काबिल बना दो ताकि ये 4 पैसे तो कमा सके और घर में कोई शांति तो आ सके। शौर्य ने तब बहुत दुख से अपनी माँ की तरफ देखा था। पढ़ना लिखना उसका कितना बड़ा सपना था, ये बात शायद उसकी माँ नहीं जानती थी। और फिर ऐसे में चाचा जी ही उसके काम आए थे। वो बहुत अमीर थे, बहुत धन्यवाद। उन्होंने शौर्य को अपने मुँह बोला बेटा बना लिया और उसके माँ बाप से कह दिया कि इसकी पढ़ाई की तो आप लोग चिंता ही छोड़ दें। ये मेरा बेटा है, पढ़ाना लिखाना किसी काबिल बनाना मेरे काम है। और फिर उन्होंने अपने इस निश्चय पर अमल भी किया और इस वजह से शौर्य आज इस पद तक पहुंचा था। गहरी सांस लेकर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा। एक फीकी सी नज़र उसने रोती हुई परिणीति पर डाली थी। माँ, आप इससे यहाँ परेशान है ना? आप चाहती हैं कि मैं इसे इसके मायके छोड़ाऊँ? तो ठीक है, मैं लेकर जाता हूँ। परिणीति पर तो जैसे शौर्य की बात बिजली बनकर गिरी थी। भगवान के लिए शौर्य, ऐसा मत करें। मुझे मेरी माँ के घर छोड़कर मत जाएं। वो जीते जी मर जाएंगी। जब अपनी बेटी को उजड़ी हालत में देखेंगी तो उनके पास उन्हें लेकर क्या कारण बचेगा। तुम चुप रहो परिणीति, जो कहा है वो करो। जल्दी से अपने और आरव के कुछ ज़रूरी कपड़े और बाकी ज़रूरी सामान समेटो। शौर्य की माँ के होठों पर मुस्कान बिखर गई। बिलाखिर वो जीत गई थी। जो चाहती थी वो हो गया था। वो जो ये समझ रही थी कि शायद परिणीति का सौंदर्य उनके बेटे को उनसे छीन लेगा, तो अब ये कांटा रास्ते से निकल गया था। वो संतुष्ट सरशार सी होकर सोफे पर बैठ गई और फिर शौर्य उसे लेकर गाड़ी में आकर बैठा तो एक बार फिर से वो रोई थी, मचलती थी। आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? आप मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार क्यों कर रहे हैं? तुम चुप रहो परिणीति, अगर तुम्हें इस घर ने दिया ही क्या है? सारा दिन तुम नौकरों की तरह काम करती रहती हो। तुम अपने हाथ पांव देखो, अपना हुलिया देखो। क्या तुम ऐसी थी शादी से पहले? इस बात पर परिणीति खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या। काफ़ी देर तक दोनों के बीच खामोशी का वक्फा छाया रहा था। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। आज तो ना तुम्हारा चेकअप करवा सकता हूँ और ना ही तुम्हें कोई सप्लीमेंट्स लेकर दिलवा सका हूँ। आज तो मैं तुम्हारी माताजी के पास ले चलूँगा। वहाँ पर तुम्हें नौकरानी रख दूँगा और तुम्हें खर्चा दे दिया करूँगा। वहाँ पर नौकरानी भी है और तुम्हें पैसे की भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ है वहाँ पर। शौर्य इसे महज देखता ही रह गया था। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? हर वक्त डरी सहमी क्यों रहती हो जब वहाँ पर तुम्हारे पास सब कुछ है? जब चाचा जी तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ कर गए हैं, फिर तुम्हारे इस कदर सहमे रहने की वजह मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि माताजी भी जैसे तुम इतनी खामोश रहती हो। उसकी बात पर वो खामोश हो गई। जब वो लोग घर पहुँचे तो परिणीति की माँ दोनों को देखकर हैरान रह गई और फिर बेसाख्ता उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। बेटा, आज तुम कितने समय के बाद यहाँ पर आए हो? आज तुम्हें खाना खिलाए बगैर नहीं जाने दूँगी। वो इस कदर प्रेम से बात कर रही थी कि शौर्य उन्हें इनकार कर ही नहीं सका। और वैसे भी आज वो घर से दूर ही रहना चाहता था। जो कुछ उसने अपनी माँ के बारे में सुना था, वो उनसे बहुत ही नफ़रत करने लगा था। वो तो उनका सामना करने से भी बचना चाहता था। इसीलिए वो अपना दिल बहलाने के लिए यहीं पर रुक गया। ईशा और सीधी नज़र नहीं आ रही। कहाँ पर है वो? वो दोनों कमरे में है, पूजा कर रही हैं। आजकल क्या करती हैं वो? शौर्य ने सरसरी अंदाज से पूछा। बेटा, करना क्या है, घर के काम काज कर रही हैं। यही तो आगे बच्चों के काम आता है। मेरी तो हर वक्त यही प्रार्थना है कि भगवान मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अच्छे घरों में उनकी शादियां हो जाए तो मैं भी सुकून की सांस ले सकूं। शौर्य ने एक पल सोचा, फिर कहने लगा, चाची आखिर उनकी अब शादी ही क्यों करना चाहती हैं आप?
उन्हें पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाएं ताकि उन्हें किसी की अनुचित बात सुनने के लिए किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े। परिणीति की माँ ने परेशानी से देखा था। बेटा क्या हुआ है? क्या परिणीति ने कुछ कहा है क्या? क्या उससे कोई गलती हुई है? अरे नहीं चाची, मुस्कुराकर वो उनका हाथ थामकर उन्हें तसल्ली देने लगा। परिणीति से मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी है, बहुत मासूम और सीधी सादी। आपने इसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाएं। मेरे साथ कितनी ही लड़कियाँ हैं जो अधिकारी बनकर अपने कर्तव्य पूरे कर रही हैं, साथ में अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय कर रही हैं, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी को साथ साथ लेकर चल रही हैं। और स्त्री जाति में तो भगवान ने बहुत क्षमता रखी है, वो एक समय में बहुत सारे पद पर काम कर सकती है। चाचा जी ने मुझे पढ़ा लिखा कर तो अधिकारी बना दिया, मगर काश वो अपनी बेटियों पर भी ये ध्यान खर्च करते। अभी उनकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 22 साल की तो हैं वो, और मेरी बात माने, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचें। अब वो उनसे ये बात कर ही रहा था जब सीधी और ईशा वहाँ पर आ गई। भैया, हम कब से अपनी माताजी से ये बात कह रहे हैं मगर वो तैयार ही नहीं होती। मगर शायद आपकी बात उन पर असर कर जाए। हम आभारी हैं कि निश्चित ही वो आपकी बात पर अमल करेंगी। शौर्य ने मुस्कुराते हुए दोनों के सर पर हाथ रखा था। ये दोनों मेरी बहनें हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। इनके लिए मैं वही सोचूंगा जो मुझे बेहतर लगेगा। परिणीति की माँ भी संतुष्ट हो गई। वो भी शौर्य की बातों से दिल से सहमत हो गई। ठीक है बेटा, फिर कल ही इनके लिए एडमिशन का प्रबंध कर दो। पहले काफ़ी समय व्यर्थ हो गया, मज़ीद बात करना उचित नहीं है। खाना बहुत ही अच्छा और शांत वातावरण में खाया गया। पहली बार परिणीति के चेहरे पर सच्ची मुस्कान नज़र आ रही थी। वो डरी सहमी परिणीति की जैसी परछाई भी नहीं लग रही थी। शौर्य उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में प्रेम का समुंदर जैसे उसे रोक लिया था। रात जब वो दोनों अकेले हुए तो परिणीति उसके करीब आई थी। आज ज़िंदगी में पहली बार वो उसके गले में बाहें डालकर उसके चेहरे को प्रेम से देख रही थी। शौर्य ने हैरान होकर देखा। क्या बात है, आज मुझे मारने का इरादा है जो खुद ही बिना कहे मेरे पास आ रही हो? उसे बाहों में लेकर प्यार से बोला तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप इतने अच्छे हैं, इतना मेरा ख्याल रखते हैं, इतना मुझसे प्रेम करते हैं, तो आपके लिए मैं ये थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। शौर्य ने मुस्कान के साथ उसे घूरा। फिर वही बात, तकलीफ़ क्या होगी, बर्दाश्त कर लें। क्यों तकलीफ़ें होंगी तुम्हें? तुम क्या करोगी? नहीं, मगर आपका भी तो अधिकार है। मैं आपको आपके अधिकार से कैसे वंचित रख सकती हूँ? परिणीति, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा, तुम्हारा चेकअप करवाऊँगा। इसके बाद निश्चित ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और फिर अगले दिन वो उसे लेकर डॉक्टर के पास आया था। डॉक्टर ने उसका वस्त्र से चेकअप किया था। कल से मैं तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कल आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई है। मुझे वो सब मिल गया है जिसकी मैं कब से कामना कर रही थी। उसके होठों पर शर्मीली मुस्कान फैली हुई थी, जिसे देखकर डॉक्टर भी मुस्कुराई थी। तुम्हें आज खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने फिर परिणीति का विस्तार से परीक्षण किया। ये तो तुम्हें बस इन्फेक्शन हो गया है। डिलीवरी के बाद अक्सर स्टिच लगने की वजह से ऐसा मामला आम है। तो मेरी इन हिदायतों पर अमल करना, सफाई का विशेष ख्याल रखना और बाकी इन चीज़ों पर भी अमल करना जो मैंने तुम्हें लिख कर दिया है। और इसके साथ साथ ये मेडिसिन भी नियमित रूप से प्रयोग करनी है। तो भगवान ने चाहा तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर से हंसती मुस्कुराती अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगोगी। डॉक्टर की बताई हुई हिदायतें, सावधानियाँ और दवाइयों का नियमित प्रयोग परिणीति के लिए एक नई आशा की तरह किरण बनकर उभरा था। वो आखिरी दिन जब नियम के अनुसार अपने शरीर पर दवाई लगा रही थी तो उसे अपने वजूद में एक स्पष्ट और गहरा परिवर्तन महसूस हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की वो गहन थकन और पीड़ायक तकलीफ़ जो पिछले कई महीनों से हर क्षण उसके घेरे रहती थी, अब दम तोड़ रही थी। वो जो ख़ुद को हर वक्त एक बीमार, लाचार और निर्धाल स्त्री समझने लगी थी, अब अपनी स्थिति में एक अनोखी ताजगी, फुर्ती और ऊर्जा महसूस कर रही थी। उसके चेहरे की रंगत जो पहले पीली पड़ चुकी थी अब निखरने लगी थी। आईने के सामने खड़े होकर उसने बदले हुए हुलियों और शांत स्वरूप को देखते हुए उसे अचानक शौर्य की वो बातें याद आ गईं कि कभी कभी मनुष्य अपनी ही सोच के ताने बाने बुनकर, अपने ही बेबुनियाद भय के वातावरण में रहकर
अपनी परेशानियों और कुश्तों को खुद अपने हाथों से कई गुना बढ़ा लेता है। उसका अपना भय, उसकी वो कांपती हुई हिचकिचाहट और उसका अंतारी खींचता का भाव ही तो था जिसने उसे अपने ही पति से दूर कर रखा था और दूरियां बढ़ा दी थी। उसने दिल ही दिल में एक मजबूत संकल्प किया कि अब वो अतीत के उन सभी कड़वे और भयानक अनुभवों को एक काला सपना समझकर पीछे छोड़ देगी और शौर्य के साथ एक बिल्कुल नई, सुंदर और संतुष्ट ज़िंदगी की बुनियाद रखेगी, जहाँ भय की कोई जगह नहीं होगी। कुछ ही दिनों के बाद जब उसकी स्वास्थ्य पूरी तरह संभल गई और वो ख़ुद को पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान और शांत महसूस करने लगी, तो शौर्य उसे वापस अपने घर ले आया। घर आकर शौर्य ने अपना बेटा माँ की गोद में दिया था। माँ, ज़रा इसे दादी का प्यार तो दें। वो तो परिणीति और उसके बेटे को देखकर हैरान रह गई थी। अरे बेटा, मेरी कमज़ोर हड्डियों में इतना दम कहाँ। माँ, आप तो अपनी नाती नातियों को महीनों तक संभालती रही हैं, तो क्या मेरे बच्चे को आप कुछ देर भी नहीं संभाल सकती हैं? आप इसे संभालें, हम अभी आते हैं। वो तो उन दोनों को कमरे में जाता देखती रह गई। जैसे ही वो दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़े और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए, तो परिणीति की आंखें आश्चर्य और खुशी से एकदम फैल गई। कमरे का सारा दृश्य ही बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी आलीशान दुल्हन के कमरे को सजाया हो। हर चीज़ को अत्यधिक नफासत, सलीके और ढंग से करमबद्ध किया हो गया था। कमरे के कोनों में ताजगी बिखेरते हुए फूल रखे गए थे, जिनकी हल्की धीमी सी खुशबू पूरे कमरे में बसी हुई थी। मध्यम खूबसूरत रोशनियों के इंतज़ाम इस कमरे को देखकर बिल्कुल पहले दिन की याद ताज़ा कर रहा था। मगर इस बार इस सजावट में कोई भय, कोई घबराहट या बेचैनी नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत एक गहरा, दिल को छू लेने वाला सुकून ठहरा हुआ था जो आत्मा तक उतर रहा था। शौर्य दरवाजे के फ्रेम के साथ कंधा टिकाए खड़ा था और बड़ी गहरी नज़रों से उसके चेहरे पर उभरने वाले आश्चर्य और खुशी के भाव को देख रहा था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नरमी से पूछा, तुम्हें हमारा ये कमरा कैसा लगा परिणीति? इस अचानक सवाल पर परिणीति की आंखों में खुशी के शफाफ आंसू चमक उठे। उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान कभी उसकी मजबूरियों पर भी बेपनाह गुस्सा किया करता था, आज उसी इंसान ने उसके लिए इतनी मोहब्बत और इतने प्रबंध से ये सब कुछ किया था। वो भराई हुई धीमी आवाज़ में बोली, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। शौर्य के चेहरे की सख्ती अब पूरी तरह पिघल चुकी थी। वो धीरे धीरे चलता उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके कंधे पर अपना गर्म हाथ रखते हुए बड़ी संजीदगी और स्नेह भरे लहजे में बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने अतीत में तुम्हारी तकलीफ़ों को नहीं समझा, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि आने वाले समय में जब हमारी कोई बेटी हो तो वो भी तुम्हारी तरह यूं ही डरी सहमी, दबी हुई और भय के साए में ज़िंदगी गुजारे। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मजबूत और बहादुर बनाओ, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करना सीखो, ताकि जब हमारे ये बच्चे बड़े हों और होश संभालें तो वो अपनी माँ को एक कमज़ोर औरत के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत, साहसी और समझदार इंसान के रूप में देखें जो हर तूफ़ान का सामना करना जानती हो। परिणीति ने एक पल के लिए पलकें उठाकर बड़ी हैरानी से उसकी आंखों में देखा और फिर उसके इस अंदाज़ पर उसके होठों पर एक हल्की सी तंज भरी और प्यारी सी मुस्कान तैर गई। वह नखरे से बोल उठी, अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप ये सब कुछ अपनी होने वाली बेटी के लिए कर रहे हैं और इस सब में मेरा अपने एहसासों का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आपको तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है ना? ये सुनकर शौर्य की आंखों में एक शरारती सी चमक दौड़ गई। वो मुस्कुराते हुए उसके और ज़्यादा करीब हो गया, यहाँ तक कि उनके बीच का फ़ैसला सीमित रह गया और उसकी तेज़ गर्म सांसें परिणीति के चेहरे को छूने लगी। बिल्कुल इस दौरान बाहर कॉरिडोर में शौर्य की माँ के कदमों की आहट सुनाई दी, जो शायद इधर ही आ रही थी। शौर्य ने एक पल के लिए नज़रें हटाईं और बाहर की तरफ देखा। फिर उसने फ़ौरन छोटे से मासूम आरव को उठाया और अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपनी माँ के पास आ गया। उसने आरव को अपनी माँ की तरफ बढ़ते हुए कहा, माँ, आप ज़रा दादी बनकर अपने इस पोते को अपने सीने से लगाएं, इसे प्यार करें। इस मासूम को इस वक्त आपकी गोद की और आपकी दुलार की ज़रूरत ज़्यादा है। माँ ने ज़रा सा झिझकते हुए एक नागवारी भरे अंदाज में पीछे होते हुए जवाब दिया,
बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं रहा कि मैं इस रोने वाले छोटे से बच्चे को दिन भर संभालती रहूं। मुझसे ये सब नहीं होता। शौर्य ने हल्की सी कड़वी मुस्कुराहट के साथ बड़ी सफाई से उन्हें याद दिलाया। माँ, जब आपकी अपनी बेटियां छोटी थी तो आप उन्हें दिन भर अपनी गोद में उठाए रखती थी, उनके छोटे मोटे सारे काम अपने हाथों से खुद करती थी। तब तो आपने कभी ये बहाना पेश नहीं किया कि आपकी हड्डियों में दम नहीं है या आपके पास वक्त नहीं होता। तब तो आप कभी थकन महसूस नहीं करती थी। शौर्य के मुंह से ये सच सुनकर माँ एकदम सकते में आ गई। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदगी का एहसास से अंदर तक उलझ गई। उनके चेहरे पर पश्चाताप और शर्मिंदगी के गहरे आसार नज़र आ रहे थे और वो बिना कुछ कहे बस खामोशी से सर झुकाकर अपने कमरे की तरफ वापस चली गई। शौर्य ने एक लंबी सांस ली और वापस अपने कमरे की तरफ लौट आया, जहाँ आते ही उसने अंदर के कमरे का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया। कमरे के अंदर बाहर की दुनिया का शोर शराबा ख़त्म हो चुका था और एक शांत निजी माहौल ने उन्हें घेर रखा था। शौर्य सीधा परिणीति के पास आया, उसका नर्म नाजुक हाथ अपने बड़े हाथों में थामा और उसे प्रेम से बिस्तर पर बिठा दिया। वो खुद उसके पास ही बैठ गया और उसके बिखरे हुए रेशमी बालों को बड़ी नफासत से संवारने लगा। उसके हाथों को इस स्पर्श में वो पुरानी दरिंदगी, ज़िद और वहशत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि एक इसमें बेपनाह नफासत, गहरा प्यार और दिल को छू लेने वाला अपनापन था। शौर्य ने उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए अत्यंत धीमी और रोमांटिक आवाज़ में कहा, परिणीति, तुम अब मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तुम अब सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं हो बल्कि मेरी संपूर्ण ज़िंदगी हो और मैं अपनी ज़िंदगी को कभी तन्हा, उदास या तकलीफ़ में नहीं छोड़ूंगा। परिणीति ने शर्म और हया से अपनी पलकें झुका ली और अपना सारा वजूद हल्का करते हुए अपना सर आहिस्ता से शौर्य के मजबूत सीने पर टिका दिया। उसने साफ महसूस किया कि शौर्य के दिल इस वक्त कितनी तेज़ और दीवानों के अंदाज में धड़क रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पागलपन की हद तक किसी से प्रेम करता है। शौर्य ने उसे अपनी बाहों के घेरे में मजबूती से भरते हुए प्यार से सरगोशी की। मैंने जो कुछ भी इस दौरान किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम खुद ये बात समझ सको कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ास और अनमोल हो। मैं जानता हूँ कि मुझे एक पति के रूप में बहुत सी गंभीर गलतियाँ हुई। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा दी, मगर आज मैं इस कमरे में, इस तन्हाई में तुमसे सच्चे दिल का वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी इन हसीन आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ खुशी के मोती चमकेंगे। कभी कोई गम तुम्हारे करीब नहीं भटक पाएगा। परिणीति ने अपनी आंखें पूरी तरह मूंद लीं और उसे अपने अंदर एक अजीब सी राहत उतरती महसूस हुई। उसे लगा कि पिछले दिनों की वो तमाम कड़वी तकलीफ़देह यादें और वो जालिम बातें अब हवा हो चुकी हैं और अतीत का एक धुंधला सा किस्सा बनकर रह गई हैं। शौर्य का हर एक बोलता हुआ शब्द उसके दिल पर प्रेम की गहरी छाप छोड़ रहा था। उसने जब शौर्य को खुद के इस कदर करीब देखा तो उसके पूरे वजूद में एक नशा आवर और रोमांटिक सी लहर दौड़ गई। वो लड़की जो हमेशा शौर्य के पास आने से उसकी ज़रा सी कुर्बत से भी जान की तरह डरती थी, आज खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को उसके हवाले करने में ज़रा सा भी भय महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि उसे इस कुर्बत में अपनी दुनिया की सबसे बड़ी शांति मिल रही थी, जैसी वो हमेशा चाहती थी। कमरे में जलती हुई मध्यम और हल्की पीली रोशनियों ने इस रोमांटिक माहौल को और भी ज़्यादा आकर्षक बना दिया था। उनके बीच के तमाम फासले, तमाम दीवारें हमेशा के लिए मिट चुके थे। शौर्य ने बहुत आहिस्ता से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्यालों में उठाया और उसकी आंखों में झलकते हुए अत्यंत मधोश लहजे में कहा, आज इस वक्त तुम इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन औरत लग रही हो और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं पहले ये बात क्यों नहीं समझ सका कि एक औरत से, अपनी पत्नी से प्रेम करने का असली तरीका ज़बरदस्ती या ज़ोर आजमा नहीं बल्कि उसका मान रखना और उसकी इज़्ज़त करना है। परिणीति ने शर्मा कर अपनी पलकें उठाईं, मोहब्बत भरी नज़रों से अपने पति को देखा और अत्यंत नरमी से बोली, मैंने भी तो आपको शुरू में बहुत गलत समझा था और आपके गुस्से से हमेशा भागती रही थी, मगर अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम दोनों अब एक नई खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, जहाँ किसी तीसरे की, किसी कड़वाहट की कोई जगह नहीं होगी। बस तुम होगी और हमारा ये पवित्र प्रेम होगा। शौर्य ने मुस्कुराकर उसे एक बार फिर अपनी मजबूत बाहों के घेरे में समेट लिया।
वो लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का सबसे कीमती और हसीन तरीन पल था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने इस वक्त के लिए ख़ुद को रोक लिया। शौर्य के प्रेम में डूबी हुई इन बातों ने परिणीति के दिल के पुराने तमाम नसूर और ज़ख़म एक ही भर में धो डाले थे। अब उसके दिल के किसी भी कोने में कोई भय, कोई शिकायत या कोई परेशानी बाकी नहीं बची थी। बस एक अटल संतोष था कि वो दुनिया का सबसे सुरक्षित और मजबूत इंसान की पनाह में मौजूद है। इस कमरे की इस शांत, जादुई और रोमांटिक फ़िज़ा में अब शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। अब सिर्फ दिलों की भाषा बोली जा रही थी। एक ऐसा अटूट रिश्ता जो अब परीक्षाओं की भयानक भट्टी से निकलकर सोने की तरह चमक रहा था। शौर्य ने उसके करीब झुकते हुए उसके कान में प्रेम का रस घोलते हुए कहा, आज की ये रात हमारी ज़िंदगी में एक नए सूरज की पहली किरण लेकर आई है। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो और मैं पूरी तरह से तुम्हारा हो चुका हूँ। अब इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। परिणीति ने श्रद्धा और प्रेम से अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी नर्म नाजुक बाहें शौर्य के मजबूत गले के गिर्द डाल दी। उनके प्रेम का ये सोचा सफ़र अब अपने पूरे यौवन के साथ शुरू हो चुका था, जहाँ विश्वास, नई वफ़ा और एक दूसरे के लिए बेपनाह सम्मान की अटूट बुनियादें रखी गई थी। कमरे के अंदर हालांकि पूरी खामोशी छाई हुई थी, मगर उन दोनों के सीनों में धड़कते हुए दिलों की आवाज़ एक ही लय में गूंज रही थी, जिस बात का सबसे बड़ा स्पष्ट गवाही दे रही थी कि तमाम तर ख्वाहिशों और परीक्षाओं के बाद आखिरकार सच्ची मोहब्बत की ही जीत हुई। वो दोनों एक दूसरे की आगोश में इस तरह गुम हो चुके थे जैसे अब उन्हें किसी और चीज़ की परवाह ही न हो। अतीत के तमाम गिले शिकवे, वो रोने धोने के दिन, वो सास की ज़्यादतियाँ और वो गलतफहमियाँ अब कहीं बहुत पीछे छूट गई थीं और अब सामने सिर्फ रोशन भविष्य पड़ा था। शौर्य का एक अमल इस बात का पुख्ता सबूत था कि वो अब पूरी तरह पवित्रित हो चुका है और परिणीति भी एक डरी हुई लड़की के बजाय एक खुशमिजाज, दिलकश और आत्मविश्वासी पत्नी के रूप में ढल चुकी थी। इस यादगार रात का हर एक क्षण प्रेम और रोमांस से भरपूर था।